तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत। और आज हम न्यूज नाइट में बात कर रहे हैं कि किस तरीके से लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 दिन में जो चर्चा हुई अविश्वास प्रस्ताव पर, उसका जवाब दिया। और हमारा विशेष कहता है लोकसभा में गिरा विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं शिवम त्यागी भाजपा के प्रवक्ता, विजय कौशिक कांग्रेस से और समीर चौगांवकर वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ। तीनों मेहमानों का मैं स्वागत करती हूँ। विजय जी, सबसे पहले आपसे सवाल पूछना चाहेंगे क्योंकि ये बात स्पष्ट थी कि जो अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लेकर आया है वो जाहिर है कि गिरना ही था, क्योंकि संख्या बल सबके सामने स्पष्ट थी। तो ऐसे में आप लोगों की ओर से बार बार सदन में चर्चा के दौरान इस बात को रखा जाता रहा कि मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर बोले, इसलिए हम इस प्रस्ताव को लेकर आए हैं। तमाम अन्य बातें आप लोगों ने सामने रखी। फिर ऐसा क्यों है कि प्रधानमंत्री की बात सुनने से पहले ही आप लोगों ने वॉकआउट कर दिया? देखिए, सबसे पहली बात ये कि उस समय जो डिसाइड हुआ उसके मुताबिक मौके पर जो भी कार्रवाई के अनुसार कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने तय किया, उसकी प्रक्रिया स्वरूप ये वॉकआउट किया गया। पहली बात। दूसरी बात, आज माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन से बहुत सारी सच्चाई और झूठ देश की जनता को जानने को मिला है। सबसे पहली चीज, जो एक सच उन्होंने स्वीकार किया, उन्होंने विपक्ष के रूप में कांग्रेस का सीक्रेट देश के सामने बताया कि कांग्रेस पार्टी उनका बुरा करती है लेकिन उनका भला होता है। तो ये उन्होंने कहा कि कांग्रेस को ये वरदान है, यानी कि विपक्ष को ये वरदान है। तो हम देश की जनता को ये बताना चाहते हैं कि मोदी जी के मुताबिक हम उनका बुरा करते हैं लेकिन उनका भला होता है। लेकिन जो मोदी जी को सीक्रेट वरदान है वो ये है कि वो देश का भला चाहते हैं लेकिन वो हमेशा बुरा करते हैं। उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, 2 करोड़ रोजगार छीनने का काम किया। उन्होंने कहा अच्छे दिन आएंगे, देश के बुरे दिन आ गए। उन्होंने जो भी कहा है आज तक वो देश में उल्टा ही उल्टा हुआ है। तो बताइए ऐसे वरदान का हम क्या करेंगे। और मोदी जी ने कहा था काला धन वापस लेकर आएंगे, विदेशों में भारत का काला धन बढ़ गया। जहां तक कांग्रेस पार्टी के अविश्वास प्रस्ताव की बात है तो निश्चित तौर पर इस अविश्वास प्रस्ताव की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन हमें इसलिए लाना पड़ा क्योंकि हम चाहते थे कि मणिपुर जैसे संवेदनशील मुद्दे पर, जहां कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, जहां पुलिस असम राइफल्स के जवानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करा रही है, जहां बहन बेटियों के मुकदमे दर्ज नहीं किए गए क्योंकि वीडियो सामने नहीं आई थी। और वीडियो सामने आने के विजय जी, आप ये मानते हैं जी, आपने अपनी बात रखी, आप ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री ने जो तथ्यों के साथ बातें सामने रखी, प्रधानमंत्री ने जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की बात रख के बात सामने रखी, वो सभी झूठ है। आप ये कहना चाहते हैं इस मंच पर? जी बिल्कुल बिल्कुल। आप ये कहना चाहते हैं क्योंकि कोई भी बात कितनी भी सच क्यों ना हो हमारे लिए झूठ है। चलिए शिवम जी, आप इसका क्या जवाब देना चाहेंगे? अरे आपने कहा कि आप विश्वास नहीं करेंगे, झूठ है। शिवम जी देखिए, मैं बस एक चीज कहना चाहता हूं कि इंसान जो देख नहीं सकता हो उसको तो हो सकता है कि दृष्टि दी जा सकती है, लेकिन जो आदमी देखना ही ना चाहता हो उसको आप दृष्टि नहीं दे सकते। अप्रोक्सीमेटली 40 मिनट से ज्यादा इस देश के प्रधानमंत्री नॉर्थ ईस्ट और खासतौर पर मणिपुर पर बोले। विपक्ष इतने दिनों से संसद को बिल्कुल जैम करके बैठा हुआ था, लगातार मांग कर रहा था कि इस देश के प्रधानमंत्री बोले, प्रधानमंत्री बोले, प्रधानमंत्री बोले। कल हिंदुस्तान के इतिहास में अविश्वास प्रस्ताव पर कोई भी मंत्री या गृह मंत्री के बारे में अगर मैं कहूं तो सबसे ज्यादा समय तक जो है इस देश के गृह मंत्री बोले, 2 घंटे से ज्यादा। हिंदुस्तान के इतिहास में कोई भी ऐसे प्रधानमंत्री जो सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव पर बोले हैं वो हैं आज इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। 40 मिनट से ज्यादा वो मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट पर बोले। इस देश की हर एक व्यवस्था पर उन्होंने जवाब दिया। लेकिन कमाल की बात है कि आज जो जवाब मांगने वाले थे वो नदारद थे, वो भाग खड़े हुए। ये कैसा लोकतंत्र है? आप 10 दिन 12 दिन तक लगातार संसद को बंद करके रखते हैं, बात नहीं करना चाहते, चर्चा चाहते हैं, प्रधानमंत्री का जवाब चाहते हैं। आज जब प्रधानमंत्री आकर जब आपको जवाब दे रहे हैं, आर्टिकुलेट जवाब दे रहे हैं, जहां आपको हर व्यवस्था की बात वो कर रहे हैं, जहां पर मिजोरम की जनता पर फेंके गए ब्लास्ट की वो बात कर रहे हैं, बमों की वो बात कर रहे हैं, अगरतला में पहुंची हुई ट्रेन की वो बात कर रहे हैं, गुड्स ट्रेन की वो बात कर रहे हैं, फौज की वो बात कर रहे हैं, तब आप वहां से भाग जाते हैं। बेहतर होता कि अगर आप वहां पर होते तो आपका एनलाइटमेंट होता, बेहतर होता विजय कौशिक की पार्टी के लोग अगर वहां पर होते तो उनको समझ में आता कि नॉर्थ ईस्ट में हो क्या रहा है और नॉर्थ ईस्ट किस स्तर पर जा रहा है और वहां की अभी स्थिति क्या है और इस देश के प्रधानमंत्री उसके बारे में क्या सोचते हैं और इस देश के प्रधानमंत्री इस बारे में कहना क्या चाहते हैं। लेकिन वो तो इंटरेस्टेड ही नहीं थे। लेकिन ये विषय बहुत ही अजीब है।
इस देश में खास तौर पर मणिपुर के लिए और जिस तरीके से महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक जो विपक्ष ने हंगामा क्रिएट किया, अंत तक आते आते ये साबित हो गया कि सरकार ने तो भरपूर जवाब दिया जितना आज तक हिंदुस्तान में किसी ने नहीं दिया, लेकिन ना वो सुन पाए, ना वो सुनना चाहते थे, ना उनके नेता सही से सवाल रख भी पाए। अगर मैं राहुल गांधी की भी बात करूं तो शिवम जी, जब अधीर रंजन जी बाहर निकले, वॉकआउट कर गया विपक्ष, उसके बाद जब प्रेस से बात कर रहे थे तो अधीर रंजन ने इस बात को सामने रखा। एक तो उन्होंने स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया कि नीरव शब्द उन्होंने यूज ही क्यों किया था, और ऊपर से उन्होंने बोला कि इसका मतलब तो ये हुआ कि कांग्रेस से डरते हैं प्रधानमंत्री। अब देखिए, मुझे लगता है इस तरह के रेटोरिक्स का क्या ही जवाब दिया जाए, तो समझ में नहीं आता इनका। 400 से एक पार्टी 52 पर आ गई है और डरते हैं हम। 2 से एक पार्टी 303 पर आ गई है, डरते हैं हम। 30 साल में एक पार्टी दूसरी बार पहली बार चुनकर आई है, मतलब दूसरी बार सत्ता में आई है और डरते हैं हम। इनकी पार्टी ऑल टाइम लो पर है, डरते हैं हम। देश के आधे राज्यों में इनके पास सरकारें नहीं है, 2-3 राज्य ऐसे हैं जहां 0 सांसद है इनके और विधायक हैं, डरते हैं हम। मुझे लगता है इस तरह के रिटोरिक्स से बाहर इनको निकलना चाहिए और कंस्ट्रक्टिव विपक्ष की एक भूमिका प्ले करनी चाहिए। और मैं फिर से यही कहना चाहता हूं, अगर वाकई मणिपुर का 1% भी इनको थोड़ा सा भी उसमें संवेदनशीलता इनके पास होती तो कम से कम ये बात करते। और कल जब राहुल गांधी ने भी बोला तो अप्रोक्सीमेटली 40 मिनट में, शुरू की 16 मिनट में वो अपने टखने में चोट थी, 15 किलोमीटर दौड़ सकता था तो 25 क्यों नहीं? ये मतलब क्या आप मिल्खा सिंह बन जाइए भाई, हम आपको रोक थोड़ी ना रहे हैं। चलिए, मैं इसे कम से कम मणिपुर पर चर्चा चाहते थे तो बात करते तो ज्यादा बेहतर होता था, उसके जवाब सुनते तो और भी बेहतर होता। और इसीलिए मैं समीर जी आपके पास आने से पहले एक बार विजय जी से जरूर पूछना चाहूंगी, क्योंकि ये सवाल मेरे को लगता है हर देशवासी के जहन में जरूर है कि आपने अविश्वास प्रस्ताव आप लेकर आए और आपको पता था गिरेगा और आप वॉकआउट कर गए। इस पूरी प्रक्रिया से आपने हासिल क्या किया? विपक्ष ने हासिल क्या किया विजय जी? हमने माननीय मोदी जी को संसद में बोलने के लिए मजबूर किया। हमें मालूम था कि आदतन वो झूठ बोलेंगे बहुत सारे मुद्दों पर, और उसके बाद जनता के बीच में जाकर लेकिन आप लोग तो मणिपुर के मुद्दे पर उनसे जवाब चाहते थे और वही नहीं सुना आपने। इसलिए मैं पूछ रही हूं, क्योंकि मणिपुर पे उन्होंने इतने विस्तार से जवाब दिया जिसे सुनने के लिए विपक्ष वहां था ही नहीं। इसलिए मैं जानना चाहती थी फिर क्या हासिल किया विपक्ष? देखिए, मणिपुर से पहले उन्होंने इतने झूठ बोल दिए कि विपक्ष मणिपुर पर उन्होंने अपनी सफलताओं का जिक्र किया विजय जी, उसका बहिष्कार। क्या ये वो कोई जो भाषण देने का मंच नहीं था। जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए थी उन्होंने नहीं की। उन्होंने देश की जनता से झूठ बोला कि 91 में देश कंगाल होने की स्थिति में था। उन्हें यह बताना चाहिए था कि नरसिम्हा राव जी की जब सरकार बनी उससे पहले देश कंगाल होने की स्थिति में था। नरसिम्हा राव जी ने संभाला और इस देश को तरक्की की ऊंचाइयों पर लेकर गए नरसिम्हा राव जी। उन्होंने ये नहीं बताया कि सिक्किम का विलय कांग्रेस ने भारत के अंदर कराया था, गोवा का विलय कांग्रेस ने भारत के अंदर कराया था। उन्होंने ये नहीं बताया कि आजादी के वक्त पंजाब के लोग अलग सिखिस्तान की मांग कर रहे थे। चलिए, आपका कहना है कि प्रधानमंत्री ने बहुत सारी बातों को सामने नहीं रखा जिससे आपको शिकायत है, आप ये कहना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने जो कहा उससे आप सहमति जता रहे हैं। जी जी, चलिए विजय जी, मैं समीर चौगांवकर जी को चर्चा में लेकर आती हूँ। जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी। एक बार समीर जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अविश्वास प्रस्ताव पर अपना जवाब दिया, आपने भी सुनी होंगी चर्चाएं 3 दिन जो विपक्ष के भी नेताओं ने अपनी बात, सांसदों ने अपनी बात सामने रखी थी। कितना प्रभावी रहा प्रधानमंत्री का प्रहार? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का प्रभावशाली जो स्पीच थी वो सिर्फ इसी अविश्वास प्रस्ताव में नहीं देखने को मिली। आप देखिए, 2018 में भी विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेके आया था प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ, और उस समय भी प्रधानमंत्री ने बहुत काबिल तारीफ भाषण दिया था और हर मुद्दे का बहुत रचनात्मक और बहुत क्रिएटिव तरीके से अपनी सरकार का प्रदर्शन को रखा था। तो मैं तो विपक्ष से कहना चाहता हूँ, देखिए 2024 में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और ये अभी मानसून सेशन अब अगली बार नई सरकार में होगा। अभी शीतकालीन सत्र आएगा, उसके बाद बजट सेशन के बाद चुनाव में देश चला जाएगा। विपक्ष के पास बहुत ज्यादा समय नहीं था और आज प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत स्पष्ट कहा कि विपक्ष तैयारी के साथ आना चाहिए था। मैंने विपक्ष को इतना समय दिया, 5 साल उनके पास थे, वो तैयारी से आते, बेहतर अविश्वास प्रस्ताव लाते, मुद्दों की बात करते, सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते, तो मुझे लगता है विपक्ष के लिए अविश्वास प्रस्ताव सार्थक होता। ये तो बात विपक्ष भी जानता है कि उसके पास संख्या बल नहीं था या गिरने वाला। वो मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान की जिद पे हट रहा था। मुझे लगता है कि अमीर भाई ने कल इतना स्पष्ट
और इतना तथ्यों के साथ और इतना आंकड़ों के साथ जो मणिपुर पे बात रखी, उसके बाद आज फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर के ऊपर और नॉर्थ ईस्ट के ऊपर पूरे विस्तृत के साथ जानकारी रखी। मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष इस मामले में बहुत बड़ी चूक करके गया है। जब अमित शाह ने लिखा था लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी को और राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखा था कि मैं इस पर चर्चा करना चाहता हूं मणिपुर के मामले में, आप चर्चा कीजिए, तब यह प्रधानमंत्री की चर्चा के लिए अड़े रहे और रूल्स की दुहाई देते रहे कि हम 267 के अंतर्गत चर्चा करना चाहते हैं, हम 176 में नहीं करना चाहते। मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष को उस समय 176 पर चर्चा करनी चाहिए थी। 2.5 घंटे का समय मिलता, तर्कों के साथ अपनी बात रखते, अमित जी की बात सुनते, गृह मंत्री की। अगर आप संतुष्ट नहीं होते तब आप अविश्वास प्रस्ताव लेके आते और प्रधानमंत्री की से कहते कि आप हमें अमित भाई और गृह मंत्री की बात से सहमत नहीं है, अब हम देश के प्रधानमंत्री को सुनना चाहते। तो मुझे ऐसा लगता है कि और जब आज प्रधानमंत्री बोलने को तैयार हुए तो विपक्ष सदन से वॉकआउट करके चला गया। सदन को विपक्ष को सदन में रहना चाहिए था, प्रधानमंत्री की बात सुननी चाहिए थी। जब आप चाहते थे कि प्रधानमंत्री सदन में बोले और जब प्रधानमंत्री बोलने के लिए खड़े हुए तो आप संसद छोड़ के क्यों चले गए? मुझे लगता है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं था, वो बेहतर तैयारी से नहीं आए। राहुल गांधी को इतना समय मिला था, राहुल गांधी चाहते तो बहुत अच्छे तरीके से मणिपुर के मुद्दे पर अपनी बात रख सकते थे। वो मणिपुर के दौरे पर गए थे, विपक्ष का सर्वदलीय मंडल भी 20 नेताओं का मणिपुर के दौरे पर गया था। ये अपनी बात नहीं रख पाए कि 20 जो सांसद गए थे इन्होंने मणिपुर में क्या देखा, इनके फाइंडिंग्स क्या है, सरकार कहां फेल हो रही है, केंद्र को क्या करना चाहिए, ये अपनी बात तो जनता से बोलते हैं, सदन में इस बात को रखते हैं। इन्होंने सदन में कोई बात नहीं रखी। मुझे ऐसा लगता है कि कल जिस हिसाब से गृह मंत्री ने, देश के गृह मंत्री ने बहुत तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ और बहुत स्पष्ट मणिपुर की बात रखी, उसके बाद मुझे लगता है कि मणिपुर के मुद्दे पर कुछ भी कहने की जरूरत नहीं थी। उसके बाद भी आज प्रधानमंत्री मोदी ने लगभग 45 मिनट तक मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट की बात कर देश की जनता को बता दिया है कि मणिपुर को लेके वो क्या सोच रहे हैं और कैसे इस तो ऐसे में विजय जी, अब जबकि प्रधानमंत्री ने भी काफी विस्तार से बात कर दी, जबकि गृह मंत्री ने भी बहुत तस्वीर साफ कर दी, अब विपक्ष की क्या रणनीति रहेगी इस मुद्दे को लेकर? क्योंकि एक बात जो संसद में भी चर्चाओं के दौरान बार बार कही जाती रही कि विपक्ष की नीयत, विपक्ष की रणनीति, विपक्ष की सोच ही चर्चा के खिलाफ रही है। मणिपुर के मुद्दे पर भी विपक्ष ही चर्चा के लिए नहीं आता रहा है। लेकिन अब जबकि स्थिति काफी हद तक स्पष्ट की गई है, हालांकि आज पीएम के जवाब के वक्त पे आप लोग नहीं थे संसद में, लेकिन ऐसे में क्या लगता है अब आगे क्या आप लोगों की रणनीति रहने वाली है इस मुद्दे पर? देश हित या आप लोगों की रणनीति, राजनीति? देखिए, कांग्रेस पार्टी मानती है कि माननीय मोदी जी ने और अमित शाह जी ने देश की संसद में जो झूठ जनता के बीच में बोले हैं उन्हें जनता के बीच में जाकर बेनकाब किया जाए। जैसे अमित शाह जी ने कहा था कि वो वीडियो अगर पहले ही किसी सांसद को दे दी गई होती, किसी और को दे दी गई होती, तो 4 मई की जो पीड़ित महिलाएं हैं उनको न्याय मिलता। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब 4 मई को उनके साथ ये वारदात हुई थी उस समय उन्हें पुलिस कस्टडी से छुड़ाकर वारदात की गई थी। विजय जी, मैं अपने सवाल का जवाब चाहती हूँ, आप मुद्दे को अलग मत लेकर जाइए। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अब जबकि इतनी विस्तृत चर्चा हुई है अविश्वास प्रस्ताव पर, जवाब दिया गया है, क्योंकि आज ये भी बात स्पष्ट हुई, प्रधानमंत्री ने इस बात को भी रखा कि विपक्ष के पास बहुत अच्छा अवसर था कि वो देश हित के मुद्दों पर गंभीर चर्चा करते और अपनी जो जिम्मेदारी है उसे पूरा करते, जो विपक्ष नहीं कर पाया। क्या अब विपक्ष अपनी इस जिम्मेदारी को पूरा करेगा? अविश्वास प्रस्ताव तो लोकसभा में देखिए, निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ चूक हमारी पार्टी की तरफ से रही है। कहीं ना कहीं हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के सलाहकार और माननीय राहुल गांधी जी के सलाहकारों की कमी रही है कि जो इतने संवेदनशील मुद्दे पर सरकार को जो आईना हमें दिखाना चाहिए था वो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार की कूटनीति के कारण उसमें सेंध लगी है। इस बात को मैं स्वीकार करता हूं, पहली बात। दूसरी बात, विपक्ष का काम है संघर्ष करना, जनहित से जुड़े मुद्दों पर संघर्ष करना। आज मोदी जी ने देश की जो तस्वीर पेश की है उस तस्वीर में केवल झूठ 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 परोसा गया था। उन्होंने ये नहीं बताया कि किस तरह से टैक्सों की मार लोगों के ऊपर बढ़ाकर उन्होंने देश के खजाने को भरने का काम किया है। उन्होंने देश की जनता को और गरीब बनाने का काम किया है। उन्होंने दावा किया कि जो अति गरीब थे वो सब अति गरीबी देश में मिट गई है। तो 80 करोड़ लोग जिन्हें 5 किलो गेहूं देने का आप दावा करते हैं कि वो आपके 5 किलो गेहूं पर जिंदा है। चलिए जी, आप ये तो मानते हैं कि कांग्रेस से चूक हुई। शिवम जी, आप क्या कहेंगे? जी,
देखिए, सबसे पहले तो मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि विजय जी, आप अपना खामे ही खां वहां पर समय बर्बाद कर रहे हैं। आप भी मानते हैं इस बात को कि आपके अध्यक्ष और आपके जो पुराने अध्यक्ष हैं वो मिलजुल कर भी जो है सही से कूटनीति राजनीति नहीं कर पाए। क्यों आप उधर समय व्यर्थ करते हैं? मुझे लगता है कि जब देश हित में चीजें चल रही हो तो बेहतर तरफ होना चाहिए इंसान को। आपको उधर समय नहीं बर्बाद करना चाहिए। संसद भवन को खत्म कर देना चाहिए, मिटा देना चाहिए। बीच में मत बोलिए विजय जी, आपने अपनी बात कही, अभी उनकी बात सुन लेते हैं, अगर जवाब लेना हुआ तो मैं आऊंगी जी। थैंक यू। दूसरा ये कि आप शायद जानते नहीं है, 1991 में इस देश के साथ पहली बार ऐसी स्थिति आई थी जहां पर हिंदुस्तान को अपने गोल्ड रिजर्व से गोल्ड देना पड़ा था। तो क्या स्थिति थी, ये देश अच्छे तरीके से जानता है, आप शायद नहीं जानते। तीसरी बात ये भी है कि इस देश में अगर मैं इस अविश्वास प्रस्ताव की बात करूं तो अकेले अगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सिर्फ दोनों की मैं बात करूं तो दोनों ने अप्रोक्सीमेटली 4.5 घंटे के करीब बोला है। एक यही मांग थी विपक्ष की सबसे शुरुआत से लेकर, और आज सेशन का बस समाप्ति की ओर हम आ गए हैं, लेकिन एक भी रचनात्मक, एक भी आर्टिकुलेट सवाल विपक्ष की तरफ से नहीं आया। और अगर सवाल आया तो जवाब सुनने के लिए दोनों तरफ से कोई तैयार नहीं। मुझे बस एक चीज ये बताएं कि जिस तरीके से डेली हिंदुस्तान की जनता का टैक्स का 12 करोड़ रुपए अप्रोक्सीमेटली पर डे सेशन में जाता है, उसकी कोई वैल्यू है कि नहीं? मैं मानता हूं आप लोगों के लिए और गांधी परिवार के लिए 12 करोड़ या 1200 करोड़ भी पर डे खर्च करो तो आपने इतना लूटा हुआ है देश को कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 12 करोड़ रुपए पर डे खर्च होने के बाद, प्रधानमंत्री के जवाब देने के बाद, गृह मंत्री के जवाब देने के बाद, सेशन खत्म हो जाने के बाद भी ना ही आपने जवाब सुना, ना ही आप उसको बेहतर तरीके से रख पाए, ना ही राहुल गांधी अपनी 40-45 मिनट में सिर्फ जो है उठाकर सिर्फ मणिपुर पर बोल पाए जी। कैसा विपक्ष का आप रवैया है? मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, जिस संसद में हमेशा से चर्चा होती आई है, आगे भी होती रहेगी, काश अगर विपक्ष का रवैया बेहतर होता तो अप्रोक्सीमेटली 9 बिल कल तक पास हो चुके थे, शायद उनमें भी वो बेहतर अपना कंट्रीब्यूशन दे पाते। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि उनके लिए 9 बिलों का कोई महत्व नहीं था। दिल्ली बिल का एक वो सुपारी बराबर पार्टी को बचाने के लिए, शिवम जी, देखा जाए तो बहुत सारे महत्वपूर्ण, बिल्कुल ठीक बात, बहुत सारे महत्वपूर्ण बिल जिन पर विपक्ष की ओर से एक सकारात्मक चर्चा की उम्मीद कर रहा था देश, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव को ज्यादा महत्व दिया गया विपक्ष के द्वारा, और उसमें भी वो जो हासिल करना चाहते थे वो नहीं कर पाए। उसमें भी सत्ता पक्षी उन पर हावी रहा, जो स्पष्ट दिखा जब अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल राज्यसभा में आगे हम न्यूज नाइट में आपको ये बात बताएंगे, जो महत्वपूर्ण खबर जिस पर हमारी नजर रहेगी वो है कि राज्यसभा में पास हुए अहम बिल। ब्रेक के बाद डालेंगे नजर इस खबर पर।